यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक होगा, जैसे हमने कल देखा था कि हमने अल्फा से शॉर्ट पिच किया, अल्फा से हमने मतलब अल्फा एंगल से शॉर्ट पिच किया। पहले क्या था, बीटा की वैल्यू 180 थी। पहले क्या थी, बीटा की वैल्यू 180 थी। जब हमने शॉर्ट पिच किया तो अल्फा की वैल्यू कुछ आई, तो बीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? शॉर्ट पिचिंग से बीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम पहले वही बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो शॉर्ट पिचिंग से रिलेट करता है, दैट इज पिच फैक्टर। दैट इज पिच फैक्टर। इसको और क्या क्या बोलते हैं सारा समझते हैं। पिच फैक्टर, या फिर क्वाइल स्पैन फैक्टर, या फिर कॉर्डिंग फैक्टर। कॉर्डिंग फैक्टर, तीनों एक ही हैं, ठीक है, तीनों एक ही हैं। तो पिच फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर, कॉर्डिंग फैक्टर, एंड दिस ऑल इज रिप्रेजेंटेड बाय केपी। दिस ऑल इज रिप्रेजेंटेड बाय केपी। ठीक है, तो बहुत डिटेल में समझते हैं केपी को, बट उसके पहले छोटा सा डिफिनीशन है। एक्चुअली छोटा सा डिफिनीशन, छोटा तो नहीं है, ठीक है, उसको हम याद करने की पहले कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा ना। देखो, केपी क्या है? केपी कभी कभी पूछा गया एग्जाम में, ईएमएफ इंड्यूस्ड। जैसे आप ऐसा समझो यार, एक बात बताओ, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि केपी की वैल्यू बेसिकली क्या है। अगर केपी की वैल्यू शॉर्ट पिच करते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में, केपी की वैल्यू क्या थी? बोलो, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में केपी की वैल्यू क्या थी? 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जब भी आप शॉर्ट पिचिंग करोगे तो केपी की वैल्यू इंक्रीज होएगी डिक्रीज होएगी? पहले तो मुझे ये बता दो। बहुत समझ समझ रहे हो ना, क्या होएगी? डिक्रीज होएगी। चलो, इतना सबको याद है कि डिक्रीज होएगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम वाइंडिंग को शॉर्ट पिचिंग करेंगे तो केपी की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1। तो अगर केपी की वैल्यू लेस देन 1 है, तो एक बात बताइए कि अगर केपी की वैल्यू 1 लेस देन 1 है तो जो ईएमएफ इंड्यूस पहले था उसके कंपेयर में जो ईएमएफ इंड्यूस अब होगा, दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज विद द शॉर्ट पिचिंग? आपका जो ईएमएफ इंड्यूस, शॉर्ट ईएमएफ मैक्सिमम किस में था? ईएमएफ मैक्सिमम किस में था? कंसंट्रेटेड में? यस या नो? ईएमएफ मैक्सिमम किस में था? कंसंट्रेटेड में। तो अगर कंसंट्रेटेड में था, इसका मतलब शॉर्ट पिचिंग इज कैटेगराइज्ड बाय कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड? शॉर्ट पिचिंग इज कैटेगराइज्ड बाय कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड से, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल रिड्यूस और इंक्रीज? ऑब्वियसली बात है, रिड्यूस। ठीक है, तो अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि शॉर्ट पिचिंग करेंगे तो ईएमएफ विल रिड्यूस? यस या नो? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब आपको ये अच्छे से, बहुत मतलब अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा इसका डिफिनीशन। देखो, ये जो फैक्टर है कि आप शॉर्ट पिच कर रहे हो, या पिच फैक्टर, या कॉइल कॉर्डिंग फैक्टर, या कॉइल स्पैन फैक्टर, ये फैक्टर एक्चुअली वो है कि एक बार आप विदाउट मतलब शॉर्ट पिच करके जो ईएमएफ आ रहा है उसका रेशियो डिवाइड बाय विदाउट शॉर्ट पिचिंग जो है उसका रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज नोन एज केपी। क्लियर हुई नहीं मेरी बात? मतलब आफ्टर शॉर्ट पिचिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है दैट वैल्यू डिवाइड बाय विदाउट शॉर्ट पिचिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट वैल्यू।
तो ऑब्वियस सी बात है, दिस द वैल्यू ऑफ केपी विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। कौन सी वैल्यू बड़ी है, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, विच वैल्यू इज ग्रेटर, रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, केपी विल बी लेस देन 1 ना, केपी विल बी लेस देन 1। क्लियर है, ये डिफिनीशन क्लियर है सबको कि नहीं, याद रहेगा। यह बहुत सिंपल है, ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कॉइल विदाउट शॉर्ट पिचिंग, सॉरी विद शॉर्ट पिचिंग, और ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कॉइल व्हेन द वाइंडिंग इज फुल पिच्ड या फिर नॉट शॉर्ट पिच्ड, एक ही बात है। डन, ओके। तो ये जो आप निकालते हैं केपी, बेसिकली ये कैसे, मैंने पहले ही बोला हुआ था, कल भी बोला हुआ था कि सेम कंसंट्रेशन लेवल आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। देखो यार, टॉपिक ऐसा है, ठीक है, स्किप मैं करना नहीं चाहता, तो थोड़ा सा तुम भी मेहनत कर लो। क्लियर। तो देखो, अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस पर कॉइल है, वाइंडिंग शॉर्ट पिच और ये आपका फुल पिच, तो इसको निकालते कैसे हैं, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल। देखो, वेक्टर सम हम कब यूज करेंगे, जब हम शॉर्ट पिच करेंगे, और अर्थमेटिक सम हम कब यूज करेंगे, जब हम शॉर्ट पिच यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड, इस दोनों की डिफिनीशन ना एग्जाम में आ सकते हैं कि लाइक पिच फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, या फिर यही बोल देगा कि ये दोनों रेशियो ऑफ द, मतलब कि ए कौन है, केपी है, केडी है, इस तरीके से, समझ ना। तो वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल डिवाइड बाय अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल। मतलब अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ विद शॉर्ट पिचिंग निकालना है, तो आपको कौन सा सम लेना पड़ेगा, वेक्टर या अर्थमेटिक। अगर शॉर्ट पिच करने के बाद अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लेना चाहते हो तो दैट इज द वेक्टर सम। और अगर आप नॉर्मल काइंड ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में चाहते हो या फुल पिच्ड में चाहते हो, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, अर्थमेटिक सम। क्लियर। अब थोड़ा सा मैथमेटिक, मुझे पता है वेक्टर सम यहाँ पे अभी आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो याद रखना, वेक्टर सम इज व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज व्हाट वेक्टर सम। और अगर सिंपली ए प्लस बी जोड़ रहे हो, सिंपली मैग्नीट्यूड, तो दैट इज अर्थमेटिक सम। क्लियर मेरी बात। तो जैसे देखिए, जब आपने जब आपने दो विदाउट शॉर्ट पिचिंग, तो आपका जो रिजल्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे आप ये समझो, अभी कल हमने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को यहाँ पे लाते हैं हम, ताकि आपको चीजें और क्लियर करा सकें, या फिर हम यही समझाते हैं, यहीं पे बात करते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका प्रोड्यूस कर रहा है ई, एक कंडक्टर, मान लो एक स्लॉट्स या फिर एक कॉइल, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई। ए बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई। इवन ए बी क्या प्रोड्यूस करेगा, ई। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये तीनों यार देखो, कंडक्टर को थोड़ी पता है, उससे वो तो चाहे जहां रखो यहाँ तो उतना इंड्यूस करेगा, यस नो। कंडक्टर को तो कुछ आइडिया नहीं है ना, वो तो आप तुम चाहे छोटा करके रखो चाहे बड़ा करके रखो, उसे जितना करना है वो करेगा। ईएमएफ इंड्यूस, डन, ओके। तो पहले मैं दो पोजीशन बना देता हूं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो पहले विदाउट शॉर्ट पिचिंग हम किसका किसका सम लेंगे, बताइए, किसका किसका सम लेंगे, 1 2 3 में से किसका किसका सम विदाउट शॉर्ट पिचिंग, 1 एंड 3। क्लियर है मेरी बात। विदाउट शॉर्ट पिचिंग तो यही था ना यार, थर्ड वाला पोजीशन विदाउट शॉर्ट पिचिंग, और सेकेंड पोजीशन इज विद शॉर्ट पिचिंग। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो ऑन द स्पॉट पूछ सकता है, ठीक है, ओके। तो 1 एंड 3, आप बताइए विदाउट शॉर्ट पिचिंग, तो 1 एंड 3 का वेक्टर सम होगा या अर्थमेटिक सम, वेक्टर सम और अर्थमेटिक सम, वेरी गुड। कौन सा होएगा, अर्थमेटिक। कौन सा होएगा, अर्थमेटिक। उसके बाद विद शॉर्ट पिचिंग कौन कौन से हैं,
फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पे जो सम होने वाला है दैट इज व्हाट, वेक्टर सम, दैट इज व्हाट, वेक्टर सम। ओके, अब दोनों को हम निकालते हैं, दोनों का सम निकालते हैं। दोनों क्वांटिटी क्या है, दोनों क्वांटिटी क्या है, ई एंड ई है, तीनों के ई, ई एंड ई ए बी है, ई एंड ई ए बी है, यस या नो? कुछ वैल्यूज तो अलग नहीं है ना, बट हमारा जो ऐड करने का वे है दैट विल चेंज। तो अगर हम यहाँ पे अर्थमेटिक ले रहे हैं, अर्थमेटिक, तो बेसिकली ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एनीवन, ई रिजल्टेंट सिंपली आंख बंद करके ऐड कर दो, देन व्हाट, 2e, यस या नो? बोलो यार, e प्लस ई क्या होता है, 2e होता है, यस या नो? क्लियर है? बट अब यहां पे थोड़ी सी चीजें चेंज होने वाली हैं, यहां पे थोड़ी सी चीजें चेंज होने वाली हैं। एक ऐसा वेक्टर है e और एक वेक्टर है e, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। अल्फा क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है, शॉर्ट पिचिंग। समझ रहे हो मेरी बात? अल्फा इज व्हाट, शॉर्ट पिचिंग। डन। तो इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है e, इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है e। तो दो वेक्टर का सम पता है कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का सम, पहले मैं फॉर्मूला बता दूं ताकि आप इजीली लगा सको। लाइक सपोज एक वेक्टर a है p1, एक वेक्टर a है p2, ठीक है? जो जनरल फॉर्मूला है, मतलब एक तरीके से वो बेसिकली क्या होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 इंटू कॉस अल्फा। जानते हो कि नहीं? वेक्टर सम ऑफ टू, दिस इज द सम, वेक्टर सम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग सम एंगल अल्फा, एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल एंगल, चाहे वो 90 से कम हो चाहे 90 से ज्यादा हो। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। तो अब यहाँ पे P1 और P2 क्या है, बेसिकली यहाँ पे P1 और P2 क्या है, E1 E एंड E, यस या नो? E एंड E। तो E रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू, E रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू E प्लस E प्लस 2E स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? या फिर यहां पे अगर हम बात करें तो ए ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2e स्क्वायर, मैं अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस कॉस अल्फा, यस या नो? ये हम क्या निकाल रहे हैं, एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम? ये मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक या वेक्टर? ये मैं निकाल रहा हूँ वेक्टर। एल्जेब्रिक तो हमारा आ चुका है, अर्थमेटिक सॉरी, अर्थमेटिक हमारा आ चुका है, ठीक है? अच्छा, गलती से अगर ट्रिग्नोमेट्री का एक आध दो फॉर्मूला याद हो तो उसमें एक फॉर्मूला हुआ करता था, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सामना हुआ है कभी? cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अगर हम यहाँ पे cos अल्फा की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली cos अल्फा, देखो 2 अल्फा की जगह अल्फा कर दिया तो अल्फा विल बी अल्फा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2 cos 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। मतलब cos अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, अभी आप बता दिया, क्लियर है? तो cos 2 अल्फा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो cos अल्फा, जहां पे देखो 2 अल्फा था तो अल्फा आया, जहां पे अगर अल्फा है तो क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 2, यस या नो? 2 अल्फा है तो अल्फा, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो यार, इंजीनियर हो। 2 अल्फा है तो अल्फा आया था,
अगर यहाँ पे अल्फा है तो क्या है, अल्फा बाई 2 आएगा। क्लियर है? तो बेसिकली हम यहाँ पे इसकी जगह क्या रख सकते हैं, अब बोलो ई आर की वैल्यू क्या आएगी। देखो 2 ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह क्या लिखा हमने, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, यस या नो। अभी यही किया ना यार, देखो ना कॉस अल्फा की जगह क्या लिखा हमने, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो बेसिकली ई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या था, ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 4 ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, या फिर अगर अंडर रूट हटा दें तो बेसिकली क्या आ गया 2 ई कॉस अल्फा बाई 2, यस या नो, बोलो यार। तुम्हें डेरिवेशन में कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत जो मुझे बताना था मुझे, ठीक है, एक क्लियर है कहां से आया वो मैं बताने की कोशिश करी, समझ गए तो भी ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। ई वेक्टर सम 2 ई कॉस अल्फा बाई 2 आ गया, ये बात क्लियर है सबको, वेक्टर सम इज व्हाट 2 ई कॉस अल्फा बाई 2। डन। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक था, मेन मुद्दे की बात थी, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे इस चीज को अर्थमेटिक कितना आया था जल्दी बोलो, 1 और 3 का अर्थमेटिक कितना आया था 2 ई, और वेक्टर सम कितना आया 2 ई कॉस अल्फा बाई 2। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज शॉर्ट पिचिंग एंगल या कॉर्डिंग एंगल, यस नो, शॉर्ट पिच एंगल या कॉर्डिंग एंगल। तो अब हम आते हैं जहां पे हमने डिफिनीशन लिखा हुआ है, अब हम आते हैं जहां पे हमने डिफिनीशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए डिफिनीशन में क्या लिखा है, अब बताइए व्हाट इज केपी, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल कितना आया, वेक्टर सम कितना आया 2 ई कॉस अल्फा बाई 2, और अर्थमेटिक सम कितना आया 2 ई। तो बेसिकली आया क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर हुआ यार, ये तो याद ही किया होगा कम से कम। क्लियर है, व्हाट इज केपी, केपी इज कॉस अल्फा बाई 2, तो दिस इज नोन एज शॉर्ट पिचिंग फैक्टर। मतलब समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है, शॉर्ट पिच फैक्टर दैट इज व्हाट केपी कॉस अल्फा बाई 2। डन। ओके। तो अब ये तो आपको नॉर्मली मतलब एक तरीके से फंडामेंटल के लिए, अगर आपसे कोई ये बोले कि nth हार्मोनिक, जिसे आप ऐसे समझो शॉर्ट पिच, देखो फंडामेंटल तुम्हें भी पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या है, दिस इज फंडामेंटल, सपोज दिस इज फंडामेंटल, ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सपोज दिस इज फंडामेंटल। अब उसके बाद जितने में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है उतने में जो 3 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दिस इज व्हाट थर्ड हार्मोनिक, दिस इज व्हाट थर्ड हार्मोनिक, और मान लो 5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो दैट इज फिफ्थ हार्मोनिक्स, यस या नो, दैट इज फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो कहने का मतलब क्या आपको लगता है सिर्फ फंडामेंटल पे इफेक्ट पड़ेगा शॉर्ट पिचिंग का, आंसर इज नो, हमें शॉर्ट पिचिंग का सब पे असर पड़ेगा, फंडामेंटल पे भी पड़ेगा, थर्ड हार्मोनिक्स पे भी पड़ेगा, फिफ्थ पे भी पड़ेगा, जिस पे भी मतलब, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे कॉस पी एन, एन का मतलब nth हार्मोनिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस एन अल्फा बाई 2। क्लियर है मेरी बात, मतलब
शॉर्ट पिचिंग की वजह से केपी की वैल्यू कितनी होगी, कॉस अल्फा बाई 2। बट केपीएन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब फंडामेंटल पे किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, कॉस अल्फा बाई 2 से। फिफ्थ हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स में फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लाइक समझो जरा, मैंने तुम्हें क्या बोला था, नॉर कंसंट्रेटेड वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5 इंटू के डब्ल्यू, यस नो। और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 फॉर कंसंट्रेटेड। बट अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, चलो इसको हटा ही देते हैं ना, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5 इंटू के डब्ल्यू, एंड के डब्ल्यू कैन बी रिटेन एज व्हाट, केपी एंड केडी, यस नो, केपी एंड केडी। कल भी बात हुई थी इसके बारे में ना यार, केपी एंड केडी। अभी केडी के लिए बारे में बात ही नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर के लिए सपोज केडी की वैल्यू हम भूल जाते हैं। तो अब देखो, ये आपका फंडामेंटल था, ये आपका फंडामेंटल। इसी तरीके से मान लो फिफ्थ हार्मोनिक्स आएगा तो उसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं ना, 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यस नो। बट जब यहाँ पे आएंगे तो 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5 इंटू केपी लिखूं या केपी 5 लिखूं, बोलो क्या लिखना हमने, केपी 5, क्योंकि फिफ्थ हार्मोनिक्स की बात कर रहा। या फिर इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करें तो 4.44 एन इंटू एफ इंटू कॉस 5 अल्फा बाई 2, यस नो। बोलो यार, पता है मैं तुम्हें ना काफी करीब से फील कराना चाहता हूं कि एक्चुअली हार्मोनिक्स रिड्यूस कैसे होता है, उसके चक्कर में मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉस, क्योंकि हार्मोनिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है, तो देखो E5 4.44 F इंटू एन इंटू 5 इंटू KP5, या E5 इक्वल टू 4.44 एन एफ 5 कॉस 5 अल्फा बाई 2। तो अब एक बात बताइए, अगर आप किसको चाहते हो बेसिकली, E1 चाहते हो सिस्टम में या E5 चाहते हो, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस करे कौन करे, फंडामेंटल करे, फंडामेंटल ईएमएफ चाहते हो या हार्मोनिक्स वाला ईएमएफ चाहते हो, आप मुझे बताओ, E1 चाहते हो E5 चाहते हो। आप सिस्टम में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है तो E1 चाहते हो या E5 चाहते हो, ऑब्वियसली E1 चाहिए आपको, क्योंकि दैट इज द फंडामेंटल, जो आपका काम होना है उससे होना है, ठीक है। फंडामेंटल जो आपका काम होना है उसी से होना है। बाकी ये जो E5 है ना, 2000 वाट हार्मोनिक्स, जैसे होता है ना शादी में होता है एक फंडामेंटल होता है दैट इज दूल्हा, और हार्मोनिक्स दैट इज बाराती। तो बाराती ना भी जाए ना तो काम चलेगा, वो सिर्फ गर्मी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो हार्मोनिक्स है, जो हार्मोनिक्स है, फंडामेंटल कौन है, वो जिससे आपका काम होना है, जिससे आपका काम होना है, ठीक है। और ये जो हार्मोनिक्स है, ये तो चलो कुछ कम भी रहेंगे, मतलब बेसिकली अब यार थोड़ी ना कि 4,000 5,000 बाराती लेके चले जाओगे तो फिर ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम तो होएगी। तो कुछ वैसा ही हार्मोनिक्स की सिस्टम में वो क्या करेंगे, हीट क्रिएट करेंगे, अनबैलेंसिंग क्रिएट करेंगे। और मेन तो आपका फंडामेंटल है, ठीक है, उसका रहना जरूरी है, उससे हमारा सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का काम होने वाला है। समझो मेरी बात। तो हम ले जाना, तुम 8-10 हजार हार्मोनिक्स ले जाना, ठीक है। क्या बोल रहे सर, एंगल बिटवीन पोजीशन 1 and 2 इज बीटा, वाई टेकन अल्फा ईयर। आना कल समझा देंगे, डायग्राम दिखा के, उसकी नीड नहीं है बेसिकली इस लेवल पे, ठीक है पवन। जितनी नीड है उससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं फिलहाल तो हमें, ओके। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे cos पी एन cos एन अल्फा बाई 2। ओके, अब इधर देखिए, यहाँ पे कहाँ गया, हम्म, कहाँ पे थे यार, हाँ, वी नीड फंडामेंटल, नॉट हार्मोनिक्स, नॉट हार्मोनिक्स। तो मतलब अब बताइए आप किसकी वैल्यू जीरो करना, अगर आप चाहते हो E5 की वैल्यू जीरो करना, E5 को नहीं चाहते हो, तो यार ए बेसिकली आपके हाथ में तो है नहीं, आपके हाथ में सिर्फ ए वाली क्वांटिटी है, यस या नो, मतलब KP5, यस या नो, आपके हाथ में सिर्फ ए वाली क्वांटिटी है KP5। अगर KP5 की वैल्यू आप जीरो कर देते हो, सपोज आप KP5 की वैल्यू जीरो कर देते हो, तो एक बात बताइए, अगर KP5 की वैल्यू जीरो कर दिया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E5, जीरो। तो बेसिकली हमको, हम चाहते भी तो यही हैं, हम क्या चाहते हैं, हार्मोनिक्स हटाना, तो KP5 जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा क्या हम कभी ये कोशिश करेंगे कि cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेट करके हम कभी अल्फा की वैल्यू डिसाइड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो कौन सा जीरो होना है, कौन सा जीरो हो जाएगा, कौन सा जीरो हो जाएगा, फंडामेंटल, फंडामेंटल। तो हमको फंडामेंटल जीरो नहीं करना, याद रखना इस बात को, हमको फंडामेंटल जीरो नहीं करना, क्लियर मेरा पॉइंट, ठीक है। तो इस, तो यहाँ पे देखो, अ, हम्म, तो अगर सपोज आपको ए वाले वैल्यू जीरो करनी है, मतलब कॉस, फिफ्थ हार्मोनिक्स हटाना है बेसिकली, कॉस 5 अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। और कॉस का किस एंगल के लिए वैल्यू जीरो होता है, कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू जीरो होता है, कॉस 90 या पाई बाई 2, ठीक है, कॉस 90, 90 डिग्री, या फिर अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 5 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर अल्फा इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि अगर आपको सिस्टम में से फिफ्थ हार्मोनिक्स हटाना है, तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ शॉर्ट पिचिंग, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ शॉर्ट पिचिंग, 36। क्या ये बात सबको क्लियर है, अगर आपको फिफ्थ हार्मोनिक्स हटाना है तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ शॉर्ट पिचिंग, दैट इज 36। देखो हमारे सिस्टम में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस में वो बेसिकली आपका एक जो थर्ड सीक्वेंस होता है, थर्ड बैलेंसिंग, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव सीक्वेंस निगेटिव सीक्वेंस उसका बेसिकली जीरो होता है, मतलब वो बैलेंस सिक्वेशन, थर्ड हार्मोनिक्स बैलेंस में आ जाता है, जैसे एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो वो थर्ड में बैलेंस में आ जाता है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो फिफ्थ और सेवंथ करता है, कौन करता है, फिफ्थ और सेवंथ। तो बेसिकली फिफ्थ हार्मोनिक्स के हमने ट्रीटमेंट कर ली, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कौन है, सेवंथ हार्मोनिक्स। तो सपोज सेवंथ हार्मोनिक्स हटाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू जीरो, या फिर कॉस 7 अल्फा बाई 2, जल्दी से एंगल निकाल के बताओ, कॉस 90 डिग्री, या फिर 7 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 90, या अल्फा इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 7, 180 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा आपका, 25.4, ठीक है, 25.7, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो सेवंथ हार्मोनिक्स हटाना, अगर आप चाहते हो सेवंथ हार्मोनिक्स हटाना, तो बेसिकली आपको यहाँ पे कितना अल्फा देना पड़ेगा, 25.4। बट हमें पता है कि, अच्छा एक बात बताइए, कौन ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं,
लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स या हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स? पहले तो मुझे बता दो, कौन ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं सिस्टम को, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स या ऑर्डर हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स? तो कौन ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं? लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ठीक है, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये जो फिफ्थ और सेवंथ है, दीज आर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स? फिफ्थ एंड सेवंथ आर हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स और लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स? दीज आर लोअर, दीज आर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ठीक है। मतलब नाइन्थ थर्टींथ ये हायर ऑर्डर में चले जाएंगे, ठीक है दिलप्रीत। बेसिकली यहां से ए स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप केपी की वैल्यू, आप अल्फा की वैल्यू सेट कर रहे हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हो, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स पे या हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स पे? आप किस पे फोकस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पिचिंग? लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, किस पे? लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, क्लियर? ओके। तो अगर हम यहाँ पे, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पिचिंग हम किसको एलिमिनेट करते हैं? लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको रिमूव करते हैं? हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को, ठीक है। सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल चलो, अगर तुम्हें सिर्फ फिफ्थ हार्मोनिक्स परेशान करता तो 36 डिग्री, सेवंथ हार्मोनिक्स परेशान करता तो 25.4 डिग्री। बट अगर हमें पता है कि सिस्टम में दोनों हैं, तो उस सिचुएशन में अगर हम चाहते हैं कि दोनों को हम बेसिकली इंप्रूव करें, हम क्या चाहते हैं? दोनों को इंप्रूव करें, तो हम क्या लेंगे? एक एवरेज वैल्यू। क्या लेंगे हम? एक एवरेज वैल्यू। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ? 36 प्लस 25.4 डिवाइड बाई ऑब्वियसली 2। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 36, लगभग 30 के आसपास, 30 या 31 के आसपास। क्लियर है मेरी बात? 30 या 30 के आसपास। मतलब अगर आप चाहते हो कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो कि फिफ्थ और सेवंथ हैं, उनको एक साथ, उन दोनों का इफेक्ट खत्म करना, एक साथ दोनों को, देखो 36 देते एग्जैक्टली फिफ्थ खत्म होता, 25.4 देते तो एग्जैक्टली सेवंथ खत्म होता। बट अगर आप 30 दोगे तो थोड़ा इफेक्ट इसका कम होएगा, थोड़ा इफेक्ट इसका भी कम होएगा। क्लियर है मेरी बात? तो अल्फा इज बेसिकली, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा देन, इफ अल्फा इज 36 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? 144, यस एंड नो? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कॉइल स्पैन, व्हाट इज द कॉइल स्पैन टू रिमूव फिफ्थ हार्मोनिक्स, व्हाट इज द आंसर? 144 डिग्री, यस एंड नो? व्हाट इज द कॉइल स्पैन? देखो यार, शॉर्ट पिचिंग जरूरी नहीं है ना तुमसे पूछेगा हमेशा, तुमसे कॉइल स्पैन भी तो पूछ सकता है। तो how to calculate coil span from the short pitching angle? You have to subtract alpha from the 180 degree. Yes or no? You have to subtract alpha from 180 degree. Done. इधर आ जाइए। अगर आपसे यहाँ पे बीटा पूछा जा रहा है, what is the beta? 180 minus 25.4। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेसिकली 154.6 डिग्री। समझ मेरी बात? बट अगर आपसे बोला जाए कि दोनों हटाना है, तो बताओ कॉइल स्पैन, व्हाट इज कॉइल स्पैन? जल्दी से बताइए, व्हाट इज कॉइल स्पैन इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज? व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन? इतना भी सिंपल नहीं बताना था कि मतलब ही ना समझ में आए। तुम्हारे और मेरे बीच का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? हाँ,
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स, ठीक है, दैट इज स्पैन, दैट इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज स्पैन। तो बीटा की वैल्यू 150 होनी चाहिए। क्या ये सारी बात मतलब, और याद रखना कि मोस्ट ऑफ द एसी मशीन में जो बीटा चूज किया जाता है दैट इज 150 डिग्री, ठीक है, दैट इज 150 डिग्री। समझे मेरी बात? या फिर अगर कोई बोले कि व्हाट इज द रेंज ऑफ बीटा, तो बीटा की जो रेंज होती है दैट इज 120 डिग्री टू 150 डिग्री। व्हाट इज द रेंज ऑफ बीटा? 120 डिग्री टू 150 डिग्री। अगर कोई पूछे व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा? ग्रेटर देन 30 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री, यस या नो? व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा? ये मतलब जनरल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू बताई जा रही है आपको। दीज आर द प्रैक्टिकल वैल्यूज। अब जैसे देखो, कभी कभी ना फ्रैक्शन में पूछ लेता है, कभी कभी तुमसे क्या पूछेगा, फ्रैक्शन में पूछ लेगा कि व्हाट इज द पोल पिच, व्हाट इज द, या फिर रेशियो, अगर रेशियो पूछ लिया, पोल पिच रेशियो, पोल पिच रेशियो, मतलब ऐसे समझो, कॉइल स्पैन टू पोल पिच रेशियो, कॉइल स्पैन टू पोल पिच, तो क्या बताओगे आप? लाइक 150 एंगल है सपोज, दैट इज द बीटा, और व्हाट इज पोल पिच? 180, व्हाट इज द आंसर? 5/6। समझ में नहीं मेरी बात? एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आप नॉर्मली जो पोल पिच, कॉइल स्पैन टू पोल पिच का रेशियो होता है दैट इज 5/6। डन? सारी बातें क्लियर है ना यार? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप? ठीक है, सो दिस इज अबाउट पिच फैक्टर। तुम्हें पिच फैक्टर का मतलब भी समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझ में आ गया, उससे हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर रिमूविंग लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ये भी समझ में आ गया। और अगर अल्फा की वैल्यू ए है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, किसी पर्टिकुलर हार्मोनिक्स को हटाने के लिए अल्फा क्या होना चाहिए, बीटा क्या होना चाहिए, ये भी बता दिया, ठीक है, और कॉइल स्पैन टू पोल पिच का रेशियो बता दिया। तो बेसिकली कुछ एडवांटेज हैं जिसको हम लाइन के फॉर्म में लिख, मतलब कुछ नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं। इस पूरे पोर्शन में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? ओके, तो एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग्स, पहला पॉइंट क्या? द द इफेक्ट ऑफ कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड। अब इसमें तुम फिल इन द ब्लैंक्स है, तुम भरोगे। चलो बताओ क्या भरना है? द इफेक्ट ऑफ कैन बी रिड्यूस। हार्मोनिक्स बोलना सफिशिएंट नहीं है, हार्मोनिक्स तो और भी होते हैं, सारे हार्मोनिक्स को थोड़ी खत्म करता है, सारे हार्मोनिक्स को तो नहीं खत्म करता। ऑड भी नहीं बोल सकते, ऑड ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। इसके अलावा और कुछ इस लोअर ऑर्डर की जगह एग्जाम में और कुछ आ सकता है क्या?
चलो, फिफ्थ एंड सेवंथ ऑर्डर हार्मोनिक्स और कुछ डोमिनेंट हार्मोनिक्स। डोमिनेंट हार्मोनिक्स कौन होते हैं, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स या हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स? डोमिनेंट हार्मोनिक्स कौन होते हैं, लोअर और हायर? देखो ये शब्दों का खेल है, बस याद रखना, इसी में फंस जाओगे अगर ये चीजें क्लियर नहीं करोगे तो। समझ नहीं मेरी बात? डोमिनेंट हार्मोनिक्स भी लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स ही हैं, ठीक है ना? डोमिनेंट हार्मोनिक्स लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हैं। आई होप क्लियर हो गया वो पॉइंट। ठीक है, ओके। अब जब हार्मोनिक्स, देखो हार्मोनिक जो करंट होता है, एक तो हीट क्रिएट करता, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, फ्लक्स क्रिएट करता हो, फिर वो हार्मोनिक्स बेसिकली आयरन लॉसेज ज्यादा होते, ठीक है, तो उनकी वजह से आयरन लॉसेज भी क्या हो रहे हैं हमारे, रिड्यूस हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंसी इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पिचिंग करने से कॉपर ज्यादा यूज होगा या कम यूज होगा? सेविंग ऑफ कॉपर, ठीक है, एट एंड कनेक्शन। क्लियर है शॉर्ट पिचिंग के एडवांटेज? कुछ डिसएडवांटेज दिखा आप लोग को, कुछ फील किया आपने, क्या था? वेरी गुड। स्मॉल रिडक्शन इन फंडामेंटल। बाकी को तो हमने रिड्यूस करना ही था ना, बाकी को तो रिड्यूस करना था, बाकी के रिड्यूस में हमें प्रॉब्लम है क्या? बाकी को तो हम जानबूझ के रिड्यूस कर रहे हैं ना। स्मॉल रिडक्शन इन फंडामेंटल वोल्टेज, यार बाकी को तो हम जानबूझ के हटा रहे हैं कि हटो सिस्टम से, E5 E7 सबको हटा रहे हैं सिस्टम से। तो बेसिकली हम किसको नहीं हटाना चाह रहे हैं, फंडामेंटल को। बाराती कम करना है ना, दूल्हा थोड़ी कम करना है। ओके, डन। ट्राई करना, अपनी शादी में तुम मत जाना, देखना शादी होती है। स्मॉल रिडक्शन इन, लो मुनीष तैयार है। ओके, सो कुछ इस पे हम करते हैं क्वेश्चन। वैसे तुमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा दिया था, एक काम करते हैं दोनों पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और ए दोनों, उसके बाद एक साथ करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट पिचिंग। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पे। जैसे यहाँ पे कहाँ गया, एक मिनट,
ये सारे टर्म्स फिर से आएंगे, अब याद रखना। हाँ, तो शॉर्ट पिचिंग में अभी देखो, इसको तो हमने पहले ही डन कर लिया था, फुल पिच्ड, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में फुल पिच्ड एंड शॉर्ट पिच्ड, तो बेसिकली हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, केपी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो अगला पॉइंट होने वाला है वो किसके लिए होने वाला है, केडी के लिए होने वाला है। किसके लिए, केडी के लिए, ठीक है। तो उस पे चल स्टार्ट करते हैं। स्लॉट्स पर पोल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज वन आर ग्रेटर देन वन आर लेस देन वन। Slots per pole for distributed winding is 1 or less than 1 or greater than 1. Greater than 1, ठीक है, ओके। तो इससे रिलेटेड पहले कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हमें चीजें अच्छे से वो होती रहे, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट एक ना एग्जांपल उठाता हूं, वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। जैसे सपोज एक 3 फेज 2 पोल 18 स्लॉट्स, 3 फेज 2 पोल 18 स्लॉट्स अल्टरनेटर है 3 फेज 2 पोल 18 स्लॉट्स अल्टरनेटर, ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द स्लॉट्स पर पोल, व्हाट इज द स्लॉट्स पर पोल, क्या आंसर बताओगे? स्लॉट्स पर पोल दैट इज 9। दूसरा मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज द स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तब आंसर क्या बताओगे? 3 स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। और ये जो स्लॉट्स पर पोल पर फेज है ना, दैट इज नोन एज फेज बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं? फेज बेल्ट। क्या बोलते हैं? फेज बेल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऐसे समझो, फेज बेल्ट का मतलब ये है कि ये बताता है कि स्लॉट्स एक फेज के अंदर, सॉरी, हाँ, एक फेज के अंदर कित, कितने स्लॉट्स हैं अंडर ईच पोल। समझ नहीं मेरी बात? एक फेज के अंदर कितने स्लॉट्स हैं अंडर ईच पोल, क्लियर है? एक फेज के अंदर कितने स्लॉट्स हैं इन ईच पोल। जैसे अभी तक फेज के बारे में बात नहीं हो रही थी, अभी तक सिंपली क्या बात हो रही थी? स्लॉट्स पर पोल। अभी तक क्या बात हो रही थी? स्लॉट्स पर पोल। अभी क्या बात हो रही है? स्लॉट्स पर पोल पर फेज। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर 3 फेज की बात ना करी जाए, जिक्र ना किया जाए 3 फेज का, तो आपको पता है स्लॉट्स पर पोल इज 9, ठीक है। बट अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द फेज बेल्ट, तो फेज बेल्ट बेसिकली इज ए ग्रुप, फेज ग्रुप ऑल्सो नोन एज फेज ग्रुप, फेज ग्रुप, ठीक है। तो समझते हैं इसको। तो फेज बेल्ट क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई
phase belt is represented by m और m क्या है, दैट इज स्लॉट, m स्लॉट्स। जैसे आप ये देखो, आपने ये तीन क्या बताया, देखो टोटल 18 स्लॉट्स थे, एक पोल के अंडर में 9 स्लॉट्स थे, एक पर पोल पर फेज, मतलब एक पोल और एक फेज के अंदर में कितने स्लॉट्स थे, 3 स्लॉट्स। तो बेसिकली जो फेज बिल्ट है बेसिकली क्या है, ये स्लॉट्स है, यस नो, ये तो बेसिकली स्लॉट बताएगा। बट हमें पता है कि हमारा इससे काम चलने वाला है नहीं, हमारा इससे काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होती है किस में होती है, एंगल में होती है, यस नो। हमारी जो कैलकुलेशन होती है किस में होती है, एंगल में होती है। तो एक स्लॉट कितना एंगल बनाता है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय वन स्लॉट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, यस नो। एक स्लॉट कितना एंगल बनाता है, किससे हम रिप्रेजेंट करते थे, गामा से। तो अगर सिंपली गामा, ठीक है, और ये 36 नंबर ऑफ स्लॉट्स, ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल तो है भी नहीं, ठीक है, दैट इज गामा। ओके, तो एक स्लॉट गामा इलेक्ट्रिकल एंगल बनाता है। तो एक फेज बेल्ट, अगर एक मतलब एम, मतलब जो फेज बेल्ट है, सपोज दैट इज एम फेज बेल्ट, किसी मशीन में एम फेज बेल्ट है, तो बेसिकली जो फेज बेल्ट पूरा एंगल बनाएगा, कितने का बनाएगा, नहीं समझे यार, एक पेन 5 रुपए की आती तो 3 पेन कितने की आएगी, मतलब हद करते हो तुम। एक स्लॉट का एंगल गामा है, तो यम स्लॉट का एंगल कितना होगा, यम गामा, यस नो। एक स्लॉट का एंगल गामा है, तो यम स्लॉट का एंगल कितना होएगा, एम गामा। तो ये जो एम गामा है, इसको हम बोलते हैं फेज स्प्रेड, क्या बोलते हैं, फेज स्प्रेड। आ रही बात समझ में, देखो मैं पहले प्रॉब्लम बता रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई दिक्कत। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। फेज स्प्रेड, क्लियर। कोई ऐसा अजीबोगरीब टर्म जो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, स्लॉट्स पर पोल, दैट इज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। यहां पे एक फेज बेल्ट टर्म आया, जो बेसिकली क्या है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। तो अब दोनों की बेसिकली डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब चीजें आई होप तुम्हें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले फेज बेल्ट, तो फेज बेल्ट क्या था हमारा, इट इज द ग्रुप क्या हो जाएगा, चलो इससे तो क्या ही है, मतलब एक तरीके से ठीक है, एम स्लॉट्स पर पोल पर फेज, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। कभी कभी आपको इस क्वेश्चन में देगा एसपीपी। दूसरा क्या टर्म था, फेज स्प्रेड, it is the angle made by
फेज बिल्ट, जैसे नो, फेज स्प्लिट क्या था? इट इज द एंगल मेड बाय द फेज बिल्ट। मतलब अगर अगर आपसे कोई पूछे कि फेज स्प्लिट गामा, तो आप क्या बोलोगे? अगर यम स्लॉट्स हैं तो मल्टीप्लाइड विथ गामा, दिस इज व्हाट फेज स्प्लिट। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? बोलो यार। सिग्मा इज इक्वल टू एम गामा। ये देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। फेज स्प्रेड फॉर सिंगल फेज मशीन। बोलो, फेज स्प्रेड फॉर सिंगल फेज मशीन, एंगल बताना है, एग्जाम का क्वेश्चन है। फेज स्प्रेड फॉर सिंगल फेज मशीन, एंगल इलेक्ट्रिकल में बताना है, इलेक्ट्रिकल में। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन ले लो। अमित तुक्का है या सच बता रहे हो? सोच समझ के बता रहे हो? चलो एक्सप्लेन करो। आंसर इज राइट, 180 डिग्री। और अगर सोच के बता रहे हो तो दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक कहीं क्वेश्चन आया था। ओके, देखो, एक कहीं क्वेश्चन फेस किया था। इसका आंसर बताओ। नहीं बताया होगा। इसका आंसर बताओ। वेरी गुड। देखो, अब अगर गामा की बात करें, व्हाट इज गामा? गामा, सॉरी, व्हाट इज सिग्मा? एम इंटू गामा, एम इंटू गामा। एंड व्हाट इज स्लॉट्स पर, व्हाट इज एम? स्लॉट्स पर पोल, यस या नो? क्या है? स्लॉट्स पर पोल और पर फेज, पर फेज। बट जो फेज है वो कितना है? 1 है। बट जो पर फेज है वो कितना है? 1 है, यस या नो? अब एक बात समझो, एक स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल into gamma, gamma is the angle made by each slot, gamma is the angle made by each slot। तो इसका मतलब एक स्लॉट गामा एंगल बनाता है। समझो जी, जैसे अगर मैं तुमसे इसी क्वेश्चन के लिए, इसी में समझना मेरी बात। कहाँ गया क्वेश्चन? भाग गया। चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो टू पोल 18 स्लॉट्स मशीन है, टू पोल 18 स्लॉट्स मशीन है, सिंगल फेज है, मान लो सिंगल फेज। तो इसके लिए आपको ये बताना है, तो अब बताओ कैसे बताओगे?
What is the slots? 18. What is the pole? 2. And what is the gamma? What is the gamma? Gamma is the P into 180 divided by slots. Yes or no? बोलो यार. गामा अभी आप पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में पढ़ाया था नहीं यार? ये फॉर्मूला याद है सबको? तो सिग्मा इज इक्वल टू, देखो एम की वैल्यू स्लॉट्स पर पोल इनटू गामा, गामा की वैल्यू पोल पर स्लॉट्स इनटू 180. तो ये बेसिकली स्लॉट्स कैंसिल, पोल पोल कैंसिल. व्हाट इज द सिग्मा फॉर सिंगल फेज? 180 डिग्री. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है. तो इसी तरह यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री और यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री. डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स पर पोल पर फेज कर दोगे ना आप, यहाँ पे पर फेज कर दोगे तो जितना भी है डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3. तो इसका मतलब अगर एक एक जनरल फार्मूला हम लिखें, अगर एक जनरल फार्मूला हम लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? फेज स्पीड ऑफ एन फेज मशीन. बोलो, आंसर बोलो. फेज स्पीड ऑफ एन फेज मशीन 180 डिवाइड बाई एन. क्लियर? तो फेज स्पीड के लिए वर्ड याद रखना एसपीपी. फेज स्पीड के लिए क्या वर्ड याद रखना? एसपीपी, स्लॉट्स पर पोल पर फेज. ठीक है. ओके. ये जो 60 डिग्री फेज स्पीड है, दिस इज द मैक्सिमम यूज्ड फेज स्पीड इन आवर सिस्टम. ठीक है. इसको बोलते हैं नैरो फेज स्पीड. दिस इज कॉल्ड नैरो फेज स्पीड. दिस इज कॉल्ड नैरो फेज स्पीड. डन. और जो अगर मान लो इन केस किसी तरीके से आपका कुछ ऐसा आंसर आता है जिसकी वजह से 120 होता है, तो 120 डिग्री को हम बोलते हैं क्या? वाइड फेज स्पीड. वाइड फेज स्पीड. ठीक है. वाइड फेज स्पीड. और हाँ, एक एक छोटा सा पॉइंट और है, चाहे तो आप नोट कर लेना कि ये जो 60 डिग्री फेज स्पीड है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल विथ बोथ. विथ बोथ. बोथ मतलब सिंगल लेयर या फिर डबल लेयर. डबल लेयर. बट जो 120 डिग्री फेज वाइड फेज स्पीड है, दिस इज पॉसिबल ओनली विथ डबल लेयर. अब ये सारी पोर्शन डिजाइनिंग के चले जाते हैं यार. देखो तो मतलब वहां पे जाने की कोई नीड नहीं है. ठीक है. पीएचडी तो कर नहीं रहे अपन, फिलहाल एग्जाम देखना हमने. तो अगर एग्जाम आ सकता है तो 120 ए आ सकता है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ 120 डिग्री वाइड फेज स्पीड. तो उसमें क्या हो सकता है आपका? ये डबल लेयर में ही पॉसिबल है 120 डिग्री वाइड फेज स्पीड. ठीक है. तो ये थोड़ा सा डिफिनीशन, अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो अभी स्टार्ट होना है. दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहां पे हमारा स्टार्ट होएगा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. एक पॉइंट क्लियर है सबको? आगे बढ़ू मैं? बोलो यार. ये सारे एक ही हैं. ठीक है. ये सब कुछ एक ही है. एंड दैट इज के डी. दैट इज के डी.
ठीक है। ओके, तो जैसे हमने पिच फैक्टर देखा था, याद करो, पिच फैक्टर में क्या बोला था? ईएमएफ इंड्यूस्ड विद शॉर्ट पिचिंग डिवाइड बाई ईएमएफ इंड्यूस्ड विदाउट शॉर्ट पिचिंग, यस एंड नो? याद आ रहा है? ईएमएफ इंड्यूस्ड विद शॉर्ट पिचिंग, केपी की वैल्यू याद करा रहा हूं मैं, केपी, ईएमएफ इंड्यूस्ड विद शॉर्ट पिचिंग, ईएमएफ इंड्यूस्ड विदाउट शॉर्ट पिचिंग। और एक दूसरा डिफिनीशन हमने उसके जस्ट नीचे लिखा था, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दोनों डिफिनीशन याद है? याद है ना? तो सेम मैनर में हम यहां पे भी वही डिफिनीशन लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे शॉर्ट पिचिंग की जगह क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। यहां पे शॉर्ट पिचिंग की जगह क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ईएमएफ इंड्यूस्ड विथ distributed windings divide by EMF induced with concentrated winding। या फिर वेक्टर सम ऑफ induced EMF divide by arithmetic sum of induced EMF। ठीक है। अब यहां पे आपको मैं केडी की फॉर्मूला लिखवाता हूं, देखो। याद करने के तरीके से बता रहा हूं, बाकी ये जो चीज है एक्सप्रेशन, हो तो मैं एग्जाम के मतलब वो जब से मैं पूरा डायग्राम, वेक्टर डायग्राम नहीं बनाऊंगा ना, तब से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जैसे आप ये समझो, साइन गामा बाय टू, साइन गामा बाय टू, साइन गामा बाय टू, इस तरीके से यम टाइम्स हैं, इस तरीके से यम टाइम्स हैं। तो सपोज 3 टाइम्स है, सपोज 3 टाइम्स है, तो कितना हो जाता? 3 sin gamma/2, यस या नो? बताओ यार। अगर अर्थमेटिक सम की बात करें, अर्थमेटिक, सिंपली अर्थमेटिक, यार ए 3a ना, यस या नो? ठीक है, तो मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो जो अर्थमेटिक सम है, जैसे आप ये बोलो, जैसे एक जो फेज होता है, एक वो गामा/2 एंगल बना रहा होता है, ठीक है, वो वेक्टर सम से पता चलेगा आपको। तो एक फेज बिल्ट गामा/2, एम फेज है, मतलब टोटल एम स्लॉट्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? एम साइन गामा/2। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा सम लिया हुआ है? अर्थमेटिक। सिंपली ऐड हो जाता है, मतलब 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, एम है तो एम साइन गामा/2। ठीक है, उसके बाद जो एल्जेब्रिक सम होगा, उसमें बस आपको याद रखना है साइन एम गामा/2। क्या याद कर सकते हो? आधे लोगों को तो याद होगा, साइन एम गामा/2, एम साइन गामा/2। याद हो जाएगा यार, इतना भी बड़ा टास्क नहीं है। जैसे वहां पे केपी की वैल्यू क्या आई थी? केपी की वैल्यू क्या आई थी? कॉस अल्फा/2।
Kp की वैल्यू क्या आई थी, cos अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे Kd की वैल्यू क्या है, साइन m गामा बाई 2 अपॉन m साइन गामा बाई 2, साइन m गामा बाई 2 अपॉन m साइन गामा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये फंडामेंटल के लिए है। और अगर अगर आप nth हार्मोनिक्स के लिए बात करते हो, फॉर nth हार्मोनिक्स, तो kdn की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन, जहां पे यम लगा हुआ है बस वहीं पे n लगा दो, जहां जहां आपको यम दिख रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, जहां पे गामा दिख रहा है वहां पे n लगा दो। जैसे वहां पे अल्फा दिखा था तो अल्फा के साथ n अल्फा लगाया था, इसी तरह जहां पे गामा दिख रहा है वहां पे n गामा लगा दो। ठीक है, तो साइन m n गामा बाई 2 डिवाइड बाई, यार देखो तुम्हें भी पता है कि एग्जाम में तुम डेरिवेशन करने नहीं बैठोगे, तुम्हें एज इट इज याद रखना पड़ेगा, जैसे ना, तो चीजें मतलब इसी वे में मैं बता रहा हूं कि चीजें तुम्हें याद रहे। ठीक, तो साइन गामा, जहां पे अगर nth हार्मोनिक्स की बात हो रही है तो क्या करेंगे हम, n के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी बताइए n कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यम में या गामा में, नीचे m में या गामा में, गामा में। यही चीजें बाद में परेशान करेंगी तुम्हें, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे होगे ना तो ये चीजें परेशान करती हैं। तो साइन m n गामा बाई 2, साइन n गामा बाई 2, this is for what, this is for nth harmonics, this is for nth harmonics। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अभी आपने, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, फॉर्मूला याद ही करना है यार बेसिकली। ठीक है, साइन m गामा बाई 2, m साइन गामा बाई 2। नीचे देखो कंफ्यूजन होती है कि m साथ में लगाए या पहले लगाए, तो उसके लिए मैंने बताया तुम्हें अर्थमेटिक सम होता है नीचे, तो सिंपली जितने टाइम्स हैं उसी को, मतलब m साइन गामा बाई 2। ठीक है, ऊपर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पता है मुझे, साइन m गामा बाई 2 इजिली लिख लोगे आप। ठीक है, तो साइन m गामा बाई 2 अपॉन m साइन गामा बाई 2, एंड nth हार्मोनिक्स के लिए साइन m n गामा बाई 2, m साइन n गामा बाई 2, दिस इज व्हाट kd, दिस इज व्हाट kd। ओके, अब यहीं पे एक स्पेशल केस है। जैसे मान लो कि यम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यम की वैल्यू ज्यादा है, मतलब फॉर हाई वैल्यू ऑफ एम, या फिर स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू क्या है, हाई है। अच्छा एक बात बताइए, अगर स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू हाई होगी तो व्हाट अबाउट गामा, दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू हाई है तो गामा मतलब स्मॉल होएगा या फिर लार्ज होएगा, थोड़ा इमेजिन करो। स्लॉट्स पर पोल पर फेज वैल्यू इज हाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, हाई या लो, नहीं इमेजिन कर पा रहे हो यार, व्हाट इज गामा, P इंटू 180 डिवाइड बाई स्लॉट्स। तो स्लॉट्स पर पोल पर फेज हाई होने का मतलब क्या है, स्लॉट्स हाई हो रहे हैं, और स्लॉट्स हाई होंगे तो गामा की वैल्यू कम होएगी, यस है नो। स्लॉट जा, और वैसे भी पता है यार, नंबर ऑफ स्लॉट बताओगे तो एंगल मेड बाय ईच स्लॉट दैट विल रिड्यूस ना। ठीक है, ओके, तो स्लॉट्स पर पोल पर फेज इज हाई, गामा की वैल्यू ए है। इससे फायदा क्या है पता है, अगर आपका स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू हाई है, मतलब यम या फिर यस पीपी हाई है, तो इससे पता है
जो तुम्हारा ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ होता है ना, वो ज्यादा साइनोसोइडल होता है। जनरेटेड ईएमएफ इज मोर साइनोसोइडल। मोर जनरेटेड ईएमएफ इज मोर साइनोसोइडल। ठीक है। तो और इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। जब स्लॉट्स पर पोल पर फेज बहुत ज्यादा हैं और ईएमएफ साइनोसोइडल हो जाता है, तो उस मतलब ईएमएफ साइनोसोइडल हमें मिलने लगता है, तब बोलते हैं कि नहीं, अभी हमारा जो वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है। तो ओके, तो अब समझो जरा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें, व्हाट इज द साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, यस नो? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर आपसे बोला जाए इस पॉइंट पे कि साइन बहुत कम, मतलब आप ये समझो कि पॉइंट पॉइंट या फिर एक मिनट, साइन 1 डिग्री, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? नियर टू द नियर टू द जीरो, नहीं वन तो नहीं होगी, वन तो नहीं होगी एक्चुअली। वन होगी बट रेडियन में ना। आप ऐसे समझो कि साइन वन, या फिर ऐसे समझो, एक सिंपल, ऐसे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है। जब ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। समझ में मेरी बात? इसी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में यूज करते हैं फॉर लेंदी कैलकुलेशन। इसी तरह टेन, मतलब जिस एंगल की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है, उसके लिए यूज किया जाता है कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो उस सिचुएशन में हम साइन थीटा इक्वल टू थीटा कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी आप, अगर आपका ए सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा हाई है, उस समय गामा की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी। तो उस सिचुएशन में साइन गामा बाई टू कैन बी रिटेन एज गामा बाई टू, बट ये बेसिकली डिग्री में है। तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? जैसे अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द साइन 1 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? 1 इंटू पाई बाई 180। 1 इंटू पाई बाई 180। ठीक है। तो जब इसे आप करोगे 3.14 ना, डिवाइड बाई 180, ये वैल्यू बहुत, मतलब नियर टू द जीरो ही तो आएगा, मतलब बहुत क्लोज टू द, मतलब काफी ज्यादा, मतलब काफी कम आएगा ना, यस है नो? समझ पा रहे हो मेरी बात अमित? तो साइन 1 डिग्री वन नहीं करना हमने, साइन 1 डिग्री को क्या करना है? 1 इंटू पाई बाई 180 करना है। तो फिलहाल मेरा बस इतना सा मतलब है यहाँ पे कि हम अगर गामा, मतलब बहुत ज्यादा हाई है स्लॉट्स पर फेज, तो साइन गामा बाई टू कैन बी रिटेन एज गामा बाई टू इंटू पाई बाई 180। ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो कि उसको जैसे बहुत ज्यादा स्लॉट्स पर पोल पर फेज हाई है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, के डी यू। तो अभी हमने क्या पढ़ा? साइन एम गामा बाई टू डिवाइड बाई डिवाइड बाई एम एम, मतलब सॉरी, हमने के डी पढ़ा। के डी क्या पढ़ा? साइन एम गामा बाई टू एंड एम साइन
गामा बाई टू, ये हमने पहले पढ़ा था, जैसे नो, जब गामा की वैल्यू ठीक ठाक हुआ करती थी, मतलब बहुत स्मॉल नहीं हुआ करती थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब गामा की वैल्यू ज्यादा, मतलब बहुत छोटी नहीं हुआ करती थी। अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में गामा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो उस सिचुएशन में मैंने क्या बोला था, साइन गामा बाई टू कैन बी रिटेन एज गामा बाई टू इंटू पाई बाई 180। तो यहां पे कर लेते हैं गामा बाई टू इंटू पाई बाई 180। किसी को कोई समस्या? यार हर एक स्टेप को बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। किसी को कोई समस्या? मतलब अभी बताना, अगर है तो कर सकते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्चुअली मैं कर क्यों रहा हूं वो भी देख लो। एक कुछ दिखा आपको? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज एम गामा? व्हाट इज एम गामा? अभी पढ़ा था यार कुछ देर पहले। फेज स्प्रीड, फेज स्प्रीड। तो साइन गामा बाई टू अपॉन गामा बाई टू इंटू पाई बाई 180। तो यहां पे बेसिकली देखो, तुम्हारे एग्जाम में पता है क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, या तो डायरेक्ट आ जाएगा कि एक्सप्रेशन बोलेगा, या तो तुम्हें डायरेक्ट, सपोज एक बात समझो, अगर एंगल तुम्हें गामा ना दिया, तुम्हें फेज स्पीड दे दिया, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि फेज स्पीड वाला कैसे यूज करना है हमने। जैसे एक बात बताओ, अगर तुमने सिर्फ ये फार्मूला रटा हुआ है, तुम्हें बताओ कहीं तुम गामा एडजस्ट कर सकते हो? खाली यही, सिर्फ यहीं पे एडजस्ट कर पाओगे ना? जैसे नो, गामा सिर्फ यहीं पे एडजस्ट कर पाओगे ना यार, यहाँ नीचे तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे ना आप। बट अगर इस छोटी सी चीज को हमने कंसीडर कर लिया, तब तो हम दोनों जगह गामा का टर्म लिख पा रहे हैं। डन। व्हाट इज के डी यू? क्या बोलेंगे? साइन गामा बाई टू डिवाइड बाई गामा बाई टू इंटू पाई बाई 180। ठीक है, एंड वेयर गामा इज, sorry, sigma is m gamma, which is known as phase spread, which is known as phase spread. Done. भाई, अब यहाँ पे लिखते हैं एडवांटेज। शॉर्ट, इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ऐसे तुम लोग को ऑनलाइन वालों को भी बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा एस्टेब्लिश होने में, बट करेंगे, उनको भी ऑफलाइन वाली फील देने की कोशिश करेंगे। एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लिखते हैं। तो इसकी हेल्प से कौन से हार्मोनिक्स तो रिड्यूस होते ही हैं, कौन से हार्मोनिक्स ज्यादा, मतलब कौन से हार्मोनिक्स बेसिकली ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। तो एलिमिनेशन ऑफ हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ठीक है, तो और अगर हार्मोनिक्स हट गया तो जनरेटेड ईएमएफ इज मोर साइनोसॉइडल, जनरेटेड ईएमएफ इज मोर साइनोसॉइडल। ठीक है, इसके अलावा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हार्मोनिक्स हट गए तो आयरन लॉस कम हो जाएंगे, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हार्मोनिक्स
हीट क्रिएट करते हैं। तो टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड का सबसे फायदा होता है कि मैकेनिकली बैलेंस होता है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग इज मैकेनिकली बैलेंस्ड, ठीक है। ये तो होगी एडवांटेज। तो अगेन डिसएडवांटेज की बात करें तो सेम डिसएडवांटेज यहां भी है। शॉर्ट पिचिंग का डिसएडवांटेज क्या था? शॉर्ट पिचिंग का डिसएडवांटेज क्या था? स्मॉल रिडक्शन इन जनरेटेड ईएमएफ, तो यहां भी होएगा। क्यों? क्योंकि केडी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। केडी की वैल्यू लेस देन 1, तो केडी की वैल्यू लेस देन 1, तो केडब्ल्यू की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, केडब्ल्यू की वैल्यू ऑलवेज ऑल्सो लेस देन 1, केडी की वैल्यू ऑल्सो लेस देन 1, ठीक है। केडी की वैल्यू ऑल्सो लेस देन 1। रोहित, दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलो, देखो कोई है क्या। केडी की वैल्यू के डब्ल्यू इज लेस देन 1, ठीक है। केडी इज लेस देन 1, के डब्ल्यू इज ऑल्सो लेस देन 1। तो हमें पहली बात हुई थी कि E इज इक्वल टू वॉट? 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5 इंटू के डब्ल्यू ना। एक किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला है। और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? बोलो, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू फॉर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग? 1। ट्रांसफार्मर के लिए इसीलिए हमने उसको ज्यादा कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपकी के डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो बेस्ट बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ विल रिड्यूस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट पिचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट पिचिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। आई होप यार कोशिश थी कि सब कुछ अच्छे समझा दूं, आई होप समझ में आ गया हो। बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो ये जब उसमें उसमें मतलब ग्रुप में ऐड करूंगा इस इन लेक्चर्स को, तो आप दोबारा से देख लेना, ठीक है। अगर जिसको भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आई होप कवर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसे दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपका। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिर्फ मेनली एक्सप्रेशन हमारे आते हैं कि एक Kp cos अल्फा बाई 2 या cos n अल्फा बाई 2, या ये आता है कि फिफ्थ हार्मोनिक्स हटाने के लिए कितना अल्फा होना चाहिए या कितना बीटा होना चाहिए। और इधर Kd से तुम्हारा साइन m गामा बाई 2, m साइन गामा बाई 2, इसमें तुम्हें गामा की वैल्यू दे देगा। तो न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल नहीं आया। न्यूमेरिकल अभी इस वाले फॉर्मूले पे तो 8 to 9 पे भी आया क्वेश्चन शायद, इस वाले फॉर्मूले पे तो 8 to 9 में या फिर 849 में आया हुआ था क्वेश्चन, जिसमें आंसर था 0.966, बट उन्होंने आंसर शायद कुछ गलत दिया था। आंसर था 0.966 बट आंसर उन्होंने गलत दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप से आप बस इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन तो गारंटी के साथ हो जाएंगे जेई और ए लेवल तक के, ठीक है। आज की पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बता दो यार। कल से हमारा आर्मी